अब रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। 70वीं बीपीएससी की कक्षा में हम लोग हैं और भारत के भूगोल में, भारत के भूगोल में। और ये सिर्फ हम लोग भारत का भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि इस बार हमने नए तरीके से आपको बिहार का भूगोल को भी साथ साथ पढ़ाने का बीरा पीरा उठाया है। और अभी हमने बिहार विशेष नहीं दिया है, बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जब ये पार्ट समाप्त हो जाएगा तो फिर बिहार विशेष, जैसे चैप्टर वाइज आपका लिया हूँ उसी तरह से चैप्टर वाइज बिहार का भी भौतिक विभाजन, मिट्टी, जलवायु, मतलब जितने भी चैप्टर पढ़ा है वो सब लूंगा, ध्यान रखेंगे। और बिहार का भूगोल एक ऐसा खंड पढ़े हैं जो 12 से 15 क्वेश्चन को मूर्त रूप कर दे, मूर्त रूप प्रदान करेगा। 15 क्वेश्चन के आसपास, मतलब सॉलिड। ठीक है, करेंट आप कितना भी पढ़िए सॉलिड नहीं रहेगा, लेकिन ज्योग्राफी में जो चैप्टर आप पढ़िएगा वो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, मतलब आएगा ही आएगा। इसलिए ना देखते हो कि एक चैप्टर 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन की टेस्ट ली जाती, क्यों ली जाती है? क्योंकि आपका गलती ना हो। और यदि एक चैप्टर पढ़कर 150 में 86 लाएंगे तो क्या मतलब है? क्या मतलब रिवीजन कहीं से भी नहीं है। ठीक है कि नहीं, रिवीजन पे बल देंगे तो 130, 35, 40 तो बनना ही चाहिए, 5-10 से ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। भारत के भूगोल में भी 3 भाग हैं। सामान्य भूगोल, सामान्य भूगोल, सामाजिक भूगोल। आज हम लोग सामाजिक भूगोल में हाथ लगा लेंगे। और आर्थिक भूगोल। ठीक है, कल तक हम लोग आर्थिक भूगोल को भी कोशिश करेंगे कि शाम 7 बजे तक आपके आर्थिक भूगोल समाप्त हो जाए एकदम आराम से। कोई ऐसा नहीं कि किसी हड़बड़ी में, कल नहीं हुआ परसों होगा, परसों नहीं होगा नेक्स्ट वीक में होगा, लेकिन एकदम आराम से हर बातों की परिचर्चा होगी। हम लोग सामान्य भूगोल में कई अध्याय पढ़े हैं, जैसे भारत का भौगोलिक परिचय पढ़े हैं, भौतिक विभाजन पढ़े हैं, मिट्टी पढ़े हैं, नदी तंत्र पढ़े हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो नदी तंत्र है, मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन नदी तंत्र इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपका वनस्पति के साथ साथ वनस्पति के कई भागों को पढ़े, वन और पर्यावरण कहिए, हालांकि पर्यावरण एक डिस्टिंक्ट चैप्टर है। और यूपीएससी वगैरह में तो पर्यावरण से जुड़े हुए 15 क्वेश्चन आते हैं। कृषि और पर्यावरण से जुड़ा हुआ यूपीएससी में 15 क्वेश्चन आते हैं। समझ जाओ कि ये पार्ट्स कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन बीपीएससी में यूपीएससी की तरह नहीं, यूपीएससी में आईएफएस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, उसका पीटी भी साथ ही लेता है। और इसीलिए पर्यावरण के क्वेश्चंस के स्तर बढ़ गए। आज के संदर्भ में बीएससी फॉरेस्ट्री, यदि कोई आईएफएस करना चाहे तो बीएससी फॉरेस्ट्री का कोर्स भी भविष्य के दृष्टि से अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको आईएफएस बनने में आसानी होगी। और आईएफएस भी अखिल भारतीय सेवा है, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, उसी तरह से कहे भी थे एक दिन कि सेवा के 3 प्रकार होते हैं, एक अखिल भारतीय सेवा है, एक केंद्रीय सेवा है, और एक राज्य की सेवा है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी दोनों जगह काम करते हैं, केंद्र राज्य दोनों में। और केंद्र के जो ऑफिसर होते हैं वो केंद्र में ही काम करते हैं। इस तरह से इन चीज़ों को देखना और समझना होता है। आपके पे स्केल 7 भी होते हैं, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा पास की जाए तो पे स्केल 7 नहीं होगा, का न्यूनतम 9-5400 ग्रेड पे से शुरू होती है। और उसके बाद फिर जब कलेक्टर बनते हैं तो 11-12 में पे स्केल में बनते हैं, क्योंकि तब तक सेवा की अवधि 6 से 8 वर्ष हो जाती है। और 6 वर्षों में विभिन्न जो पद हैं, जैसे बीडीओ सीओ से लेकर और एसडीएम के रूप में, डीडीसी के रूप में, विभिन्न जगहों पर नगर निगम आयुक्त के रूप में, जब उनको अनुभव पर्याप्त हो जाती है जिला संभालने की, तो उसके बाद फिर उन्हें
जिला सौंप दिया जाता है और कहा जाता है कि जाइए अब जाकर लूडो खेलिए, जिला में बैठ करके लूडो खेलिए। लूडो मतलब विकास का जो सीढ़ी है उस पर काम कीजिए, जितना चढ़ाइएगा उतना अच्छा होगा। कितना टैक्टफुली ढंग से चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि रोम जल रहा था और वो बंसी बजा रहा था, तो ऐसा नहीं कीजिए। ठीक है कि नहीं। रोम जल कई बार होता है कि जिला आपका फाइट सिस्टम में रहता है और कई जिला पदाधिकारी आराम से रहते हैं, तो उनका लोग नाम भी नहीं जानता है। कुछ जिलाधिकारी आने से पहले ही चर्चा होने लगती है कि बहुत टफ। ठीक है, कुछ आईपीएस अधिकारी भी वैसे होते हैं, जैसे एक मनु महाराज थे। ठीक है कि नहीं। अमित लोढ़ा, ये सब ऐसे अधिकारी थे। उसी तरह से नवनीत सिकरा उत्तर प्रदेश में, ये सब ऐसे अधिकारी थे कि मंत्री भी फोन करने से डरता था। ठीक है कि नहीं। नियम कानून पर चलने वाले। उसी में एक थोड़ा सा सार्वजनिक मंच पर नहीं कहा जा सकता है, एक सख्त आईएएस के रूप में के पाठक सर भी हैं। ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि हम लोग सामान्य भूगोल के कक्षा में कई अध्यायों के बाद आज हमारी कक्षा है भारत के जल संसाधन और भारत की मानसून और जलवायु। ठीक उसी तरह से हम पढ़ेंगे बिहार की जल संसाधन और बिहार की भी जलवायु मानसून। हालांकि भारत का जो मानसून है वो प्रोटोटाइप क्या है, बिहार का भी दो तरह के मानसून, और उस दो तरह के मानसून में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक बारिश होती है, और बिहार में भी सबसे अधिक बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। जलवायु क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, मानसून क्या है, मानसून को प्रभावित कौन करता है, मानसून कितने प्रकार के होते हैं, मानसून किससे प्रभावित होता है। ठीक है, इन सब बिंदुओं की भी परिचर्चा इस कक्षा में होगी और फिर उसी तरह से हम बिहार के संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे। आजकल की परीक्षा में जलवायु वर्गीकरण वो भी इम्पॉर्टेंट है, और जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत जो मैंने कहा था पिछले दिन इसी टॉपिक में मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था कि दो जियो साइंटिस्ट ने दिया था, क्या नाम था उसका बताओ। एक कोपेन वेरी गुड और दूसरा अर्नवर्ट। उसकी भी व्याख्या इस कक्षा में होगी। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम आगाज करना चाहेंगे पहले जल संसाधन से, लेकिन उसके पहले एक बच्ची आई है, विलम्ब से आई है, और पहले ही कह दिया हूं कि मेरे प्रवेश करने के बाद जितने विलम्ब से आप आएंगे उतने क्वेश्चन मैं पूछूंगा, और नहीं तो आप खड़े रहेंगे तो आ जाइए। वेलकम है आपका, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। खड़ी रहो यहाँ, इधर आओ, इधर आओ। काजू की मिट्टी किसको कहते हैं, गुड़ को। कपास की मिट्टी गुड़ को कहते हैं। कैसे बनता है, कैसे बनता है। बहुत अच्छा। लगातार 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दीजिए तो सम्मान पूर्वक पीछे जाके खड़े हो जाइए। दूसरा क्वेश्चन, अभी तो दो ही हुआ है, दो ही का जवाब नहीं दिए। एक और, पश्चिम की ओर गिरने वाली कौन सी नदी है, कौन सी भारत की उसमें सबसे लंबी अंतः स्थलीय नदी है। वेरी गुड। माही, हाँ, तापी, विलम्ब से आने का कारण 4 बार मैसेज मैं स्वयं देता हूँ। कौन सा एग्जाम था, फिर कल नहीं ना है। 4 को है, याद रखना जी, 4 को है। ऐसा नहीं कि फिर मुझे पढ़ा देगी कि दो चीज में तो थोड़ा स्वाभाविक है कि माँ बीमार है तो हम उद्गार, हम कहे ठीक है, और दूसरा परीक्षा है तब उसमें करोगे क्या। ठीक है कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि जानबूझ करके, जैसे लोग नौकरी में पत्नी को बीमार करके चलते हैं, तो ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा भारत के जल संसाधन से। तो लिखिए जल संसाधन। भारत का जल संसाधन। ये टॉपिक
अल्ट्रा फैक्चुअल, माइक्रो फैक्ट भी, ठीक है। माइक्रो फैक्ट भी। आप कौन? सर मैं आपकी शिष्या, मैं वो तो दिखाई दे रहा है, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आइए। मैं विलम्ब से आने का कारण नहीं पूछूंगा, जितना लेट उतना क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक है। आओ आगे आओ। अपने मन से ज्योग्राफी में किसी 10 तथ्य के विषय में बताओ। इससे आसान कुछ होगा? कोई 10 तथ्य फैक्ट बता दो। हाल ही में चर्चित मिचोंग क्या है, यही बताओ। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, भारत में किस तरह की वन अधिकतम पाई जाती है और कौन, उस वन के उदाहरण कौन कौन से हैं? यही पीछे जाके खड़े हो जाइए। तब तक जितना विलम्ब आप पाए हैं उतना ही तक आप खड़े रहिए, अपने मन से फिर बैठ जाइए। चाहिए रूल तो रूल होते, यहाँ 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 बैठो, यहाँ खड़ा रहो। नियम तो नियम है। वहां बीमार थे, नहीं तो वो कोई बहाना, बहाना थोड़ा सॉलिड हो। मैं खुश हो गया, तुम बैठ जाओ। खुशी में मैं बैठा दिया। मेरा विद्यार्थी कितना ईमानदार है, बैठो। अरे गुण है, वेरी गुड, बैठो। देखो ईमानदारी देखे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसकी तरह नहीं कि तुम बिरयानी खाने का मन था और भाग गई इतना महत्वपूर्ण कक्षा छोड़ करके, ठीक है। चलो आगे चलो, शुरुआत करते हैं। भारत का जल संसाधन लिखेंगे। ऐसे भी जब जल संसाधन की परिचर्चा होती है तो भारत में जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वर्षा है। और वो जो प्रवाहित होती है वो होती है नदियों के माध्यम से, या विभिन्न साधनों से हम खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। नहर है, बांध है, नहीं चेक डैम है, बहुत सारा है। कुछ परंपरागत मेथोडोलॉजी भी है, जैसे आहार है, पाइन है। तो ये रिसोर्सेज को, जो एक महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है, कहते हैं ना कि रिसोर्सेज दो भाग में बटे होते हैं। संसाधन दो भाग में बटे होते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानवीय। कृत्रिम जिसको हम लोग कहते हैं, आप क्या है? आप कृत्रिम संसाधन है। आप तैयार हुए हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को ग्रहण करके। प्राकृतिक संसाधन में भी जैव और अजैव है, जैव और अजैव है, अजैव। जैसे जैव अजैव में, जैव में मतलब जैव तत्व हो, जैविक तत्व हो, और जैविकता हो, बायोलॉजिकल फेनोमेना हो, और इसमें बायोलॉजिकल फेनोमेना नहीं है। जैसे चट्टान, चट्टान में, चट्टान कैसा संसाधन होगा? अजैव होगा, ठीक है कि नहीं? तो कहने का अर्थ है कि उसमें जल जो है, प्राकृतिक संसाधनों में जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। केमिस्ट्री की भाषा में देखिए तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से प्लेटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में हम जल को तैयार करते हैं, और जल हमारे जीवन का स्रोत है। जल में ही प्रारंभिक जीवन की शुरुआत हुई थी। जो हमारा अमीबा है, यूनिसेलर एक कोषीय जीव, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पहला जीव अमीबा था, एक कोषीय जीव था। तो जल में जीवन की शुरुआत हुई। इसी जमाने में कुछ चिंतकों ने कहा कि जब भी तीसरा विश्व युद्ध होगा तो उसके पीछे जल होगा। अभी कुछ दिन पहले, विश्व युद्ध तो छोड़ो,
हम एक देश में रहते हैं और राज्यों के बीच जो हिंसात्मक विरोध होता है उसके पीछे भी जल होता है। भौगोलिक स्रोत के आधार पर कावेरी विवाद कावेरी विवाद है, कृष्णा विवाद है, और हालांकि उसके निपटने के लिए हम लोग क्या अपनाते हैं, जल न्यायाधिकरण की स्थापना कर किए हैं, नहीं, आर्टिकल 262 के तहत, और अन्य तो है ही। राज्यों के बीच विवाद होता है तो आर्टिकल 263 है इम्पॉर्टेंट। ये सब जब सामयिक चर्चा में आती है तो बताते भी हैं। क्षेत्रीय परिषद है गैर संवैधानिक में, जो वैधानिक प्रावधान के तहत उसका गठन होता है। अभी रोज आप लोग को गुड मॉर्निंग फैक्ट और क्वेश्चंस भी भेजते हैं, उसमें देखा होगा कि करंट में हमने भेजा था आर्टिकल 200। तुमको लगा होगा कि सर आर्टिकल 200 और 213 क्यों भेजे, क्या होगा? बताओ जी, कोई बताओ, तुम लोग बताओ जी। नहीं देखे का हमें ये नहीं समझ आता पढ़ती क्यों। कमीशन की तैयारी मत करो, इस तरह से पढ़ोगे तो 50 साल भी कम है। जब कोई बात कह दिया गया, भेज दिया गया, बता दिया गया, समझा दिया गया, तो तैयारी करके रखो ना। बेकार है तब व्यर्थ तैयारी करते हैं, और हमें कटु बात कहने में कोई संकोच नहीं होता। कमीशन की तैयारी में जब तक मिशनरी जिल नहीं रखिएगा तब तक बेकार है, ठीक है कि नहीं? यूजलेस तैयारी तब आप लोग का, ठीक है? तो मैंने भेजा भी था कि आर्टिकल 200 का संबंध किससे है कि राज्य का कोई विधेयक जो विधानमंडल से पारित हो उसे राष्ट्रपति के लिए हम सुरक्षित रख सकते हैं। आर्टिकल आई थी, आर्टिकल आई थी, और वो आर्टिकल थी, हेलो, कौन धर्मेंद्र जी का? अच्छा अच्छा, तो मैं भेजता हूँ, तो मैं भेज रहा हूँ। तो मैं बता रहा था कि मैं बता रहा था कि 200, अब 200 इसी कारण से आजकल जो समाचार पत्र में गवर्नर के रोल को लेकर भी मनोज झा जी ने भी कह दिया राज्यसभा में कि लाट साहब है, ठीक है कि नहीं? आजकल ऐसे भी जो संवैधानिक तंत्र है, संस्थाएं हैं, उस पर प्रहार किया जाता है जो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, कि अपनी एक विशिष्ट गरिमा होती है। फिर देखा होगा कि उपराष्ट्रपति के मिमिक्री किए गए, ठीक है, और यह तर्क दिया गया कि यह कला का एक बेहतरीन माध्यम है मिमिक्री। अच्छी बात है, मिमिक्री करना कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन आप कहाँ पे मिमिक्री करते हैं ये जरूर महत्वपूर्ण है। यदि आप इस मंच पर मिमिक्री करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसे जगह पे आप मिमिक्री करते हैं जो संवैधानिक संस्था है, वो अच्छी बात नहीं हो सकती। इन सब को ध्यान में रखना चाहिए। पहले लोग आर के लक्ष्मण का नाम सुना होगा। आर के लक्ष्मण क्यों प्रसिद्ध थे बताइए? सर्वकालिक कार्टूनिस्ट थे,
विगत 100 साल में उससे बेहतरीन कार्टूनिस्ट नहीं आए। टाइम्स ऑफ इंडिया में वो कार्टून बनाते थे और कार्टून के माध्यम से वो जन चेतना लाने का प्रयास करते थे। विभिन्न पॉलिटिशियंस का या बड़े फिगर्स का। वो इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में काफ़ी पॉपुलर थे। अटल बिहारी वाजपेयी उनके बहुत बड़े फैन थे। वो एक समय था कि जब लोग अपने आलोचकों को भी तरजीह दिया करते थे या उनके माध्यम का भी सम्मान किया करते थे। आज उन माध्यमों का सम्मान नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। आज तो इस बात पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं कि हमारे इतने सारे सैकड़ों सांसदों को निलंबित क्यों कर दिया गया। जब आप संसद की गरिमा के अनुसार नहीं चलेंगे और आपका काम सिर्फ हल्ला गुल्ला करना हो जाएगा तो फिर निलंबन तो होगा ही। वो तो एक प्रक्रिया में है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ। 1989 में भी जानकारी में मैं दे दूं कि एक ठक्कर समिति बनी थी। ठक्कर समिति लंबे काल तक परीक्षा में पूछे जाते रहे। ठक्कर समिति का संबंध किससे था? इंदिरा गांधी की हत्या से था। इंदिरा गांधी की हत्या के आलोक में इस कमेटी का की स्थापना हुई थी। जमाना था कि ठक्कर समिति भी परीक्षा में पूछे जाते थे। उसके चर्चा के आलोक में 1989 में 80 से अधिक सांसदों को निलंबित किया गया हुआ है। तो वो सब भी एक दौर था, लेकिन उस समय संविधान का उल्लंघन नहीं होता था। उस समय तानाशाह शासक को नहीं कहा जाता था। लेकिन आज के दौर में ये सब आरोप बहुत आसानी से लगा लिए जाते थे कि आवाज दबाई जा रही है। सवाल ये उठता है कि आप संसद को ढंग से नहीं चलने देंगे तो कहीं ना कहीं कठिनाई होती है और कई महत्वपूर्ण विधेयक पे बहस नहीं हो पाती है। अभी 2-3 विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके कमीशन के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, शायद मैंने भेजा भी था। उसमें एक विधेयक था दूरसंचार विधेयक। क्यों आवश्यकता हुई? कितने विधेयक उसमें थे? कितने विधेयक का उसमें इंटीग्रेशन किया गया बताइए। तो टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं तो क्या करेंगे, है कि नहीं। शर्म की बात है कि जब मैं भेज दिया तो वो तो आपको अगली कक्षा में तैयार होकर आनी चाहिए। तो दूरसंचार विधेयक, ऐसे छात्रों को पढ़ाने में मन नहीं लगता, है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि हम दिन काट रहे हैं। जब पढ़ाई करवा रहे हैं उन सब चीज़ों को तैयार होके आइए। ऑलरेडी जब भेज दिया गया है, बताया भी गया हुआ है, तो उसको तो आना चाहिए था, है कि नहीं। तब क्या मतलब है कि जो कहता हो कि रोज 2 घंटा पेपर पढ़ो, इसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है कि नहीं। दूरसंचार विधेयक, उस पर अभी बातचीत होनी चाहिए थी। अभी हमारा आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब जो है ऐसे ही पास हो गया, बिना बहस का ही पास हो गया, जबकि इन सब पे बहस होनी चाहिए थी। संसद का काम ही है, लोकसभा का, जहां हमारा प्रत्यक्ष प्रतिनिधि जाते हैं, प्रत्यक्ष माध्यम से जाते हैं, वन पास्ट वन पोस्ट सिस्टम है जर्मनी का, उसके आधार पे जाते हैं। तो वहां यदि बहस नहीं होगा तो फिर बहस करेंगे कहाँ, और फिर बाद में कहेंगे कि अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है। तो ये इसका मतलब साफ है कि आप एक जिम्मेवार, जो अपनी आपकी जिम्मेवारी है, जैसे सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी होती है, विपक्ष की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। मूल में आ जाएंगे। खैर अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो जल को हमें देखना है मूल रूप से। जल संसाधन में हमें देखना है कि कई तरह की परियोजनाएं होती हैं, ठीक है। बड़ी परियोजनाएं होती हैं, मध्यम परियोजनाएं होती हैं और लघु परियोजनाएं होती हैं। उस परियोजना को इसमें देखेंगे और तब उन परियोजनाओं में जो देश की 15-20 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, उस महत्वपूर्ण परियोजनाओं की लिस्टिंग कर देंगे और आपका यह जल संसाधन का अध्याय समाप्त। ठीक उसी तरह से बिहार का जल संसाधन भी उसी रूप में होगा, उसमें बिहार की परियोजनाएं होंगी। कॉन्सेप्ट तो बड़ी और मध्यम और लघु का तो वही होगा जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में होगा, सीधी सी बात है। तो स्टार्ट करिए, लिखेंगे। जल सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। जल सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है।
एक है। इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा है। उल्लेखनीय है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा, उल्लेखनीय है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा, उल्लेखनीय है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से हुई होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। पैराग्राफ चेंज। योजना आयोग के अनुसार, योजना आयोग के अनुसार, योजना आयोग के अनुसार, योजना आयोग के अनुसार कृत्रिम, कृत्रिम प्रबंधन सिंचाई प्रबंधन को, कृत्रिम सिंचाई प्रबंधन को 3 भागों में, कृत्रिम सिंचाई प्रबंधन को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। तीन भागों में बांटकर देखा जाता है। पहला, पहला है बड़ी सिंचाई परियोजना। बड़ी सिंचाई परियोजना, बड़ी सिंचाई परियोजना, बड़ी सिंचाई परियोजना, जैसे नहर, जैसे नहर। क्या है? चिड़िया खाना है। जब मन हुआ टहल लिए। यूनिवर्सिटी में रहिए। ऐसे ही आप लोग समय पे आके करते क्या? आइए। बड़ी सिंचाई योजना, बड़ी सिंचाई योजना में क्या है? नहर। तो बड़ी सिंचाई योजना में क्या होता है? कितना हेक्टेयर की सिंचाई होती है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक। तो लिखेंगे 10,000 हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई। बड़ी सिंचाई योजना में 10,000 हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई होती है। 10,000 हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई होती है बड़ी में। बड़ी में कितना होती है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक। बड़ी सिंचाई योजना। दस हजार हेक्टेयर से हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई होती है। एग्जाम्पल इसका क्या है? नहर, बड़ी नहर। दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजना। लिखेंगे मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना।
दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना। कौन है सर? तबियत खराब है तो आ क्यों गई? नाटक करने चाहिए। तबियत खराब है तो ऐसा नहीं ना कि अचानक से पढ़ाई से तबियत खराब हो गई। तो पृष्ठभूमि होगी, ऑनलाइन कीजिए उसके लिए, जाइए। अच्छा डिस्टर्ब मत किया कीजिए। क्या है? मध्यम सिंचाई परियोजना। ऐसी सिंचाई परियोजना कितनी होती है? 2000 हेक्टेयर टू 10,000 हेक्टेयर। ठीक है, 2000 से 10,000 हेक्टेयर। ये जो 2000 से 10,000 हेक्टेयर की जो सिंचाई है उसमें कौन आएगा? नलकूप। उसमें आ जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा नलकूप। नहर किस में आएगा? बड़ी में। नलकूप किस में आएगा? छोटी में। जो बिहार में 80% से अधिक खराबी है। ठीक है कि नहीं? सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं और सही आंकड़े कुछ और हैं। खैर, तो नलकूप हुआ। अब तीसरा क्या है? लघु सिंचाई परियोजना। तो लिखिएगा तीसरा है लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना। ये लघु सिंचाई परियोजना क्या है? कि ऐसी परियोजना जो 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई की जाती है। अरे घर जाना है तो घर चली जाओ ना, तो लेके चली जाओ, रास्ता में ऑनलाइन देख लेना, जाओ। हाँ, कहती अब ठीक है। तबीयत खराब रहे तो कितना और क्या है कि आराम से रहो। ऐसा नहीं ना कि अचानक से तबीयत कोई खराब हो जाती है। नहीं, हवा लग गया तबीयत खराब हो गई। यहाँ जहरीला हवा तो बढ़ नहीं रहा है। कि पृष्ठभूमि एक दिन पहले सुबह में बननी शुरू हो गई होगी। ठीक है, नहीं बने जिस दिन मत आओ, आराम करो। जैसे पिछले सप्ताह में ही नहीं आई तो कहाँ कुछ कहा मैंने। सर सुबह से सुना रहे हैं, कहते कहाँ कुछ कहा तुम। चलिए ठीक है। तो लघु सिंचाई परियोजना जी, ऐसे ही लोग 2-4 दिन पे आते हैं तो जरा जोर से बोलते ही। 2000 हेक्टेयर से कम यदि सिंचित की जाती है, सिंचाई की जाती है, तो उसको कहेंगे लघु। तो लिख लो 2000 हेक्टेयर से कम। 2000 हेक्टेयर से कम जो सिंचाई होती है, जैसे कुआं, तालाब, नलकूप भी आएगा उसमें। कुआं, तालाब, और हमारा जो परंपरागत सिंचाई साधन है। परंपरागत सिंचाई साधन क्या है? ये बताए थे ना जी। आहार, पाइन। ठीक है, ये सब क्या है? परंपरागत सिंचाई साधन है। लिखेंगे आहार, पाइन। गांव घर में नहीं रहे हो क्या? हम लोग तो सर शुरू से ही अमेरिका, न्यूयॉर्क में रहे हैं, तो आहार पाइन तो सुने भी नहीं हम लोग, है कि नहीं? आहार, पाइन इत्यादि चल रही है आपकी कॉलेज। धन्यवाद आपको। 1 मिनट। तो जो टेस्ट देता है तो टाइप क्यों नहीं करवाते हो? सबका, जितने लड़के टेस्ट दे सबका नाम लिखवाई इस सप्ताह से। ठीक है, इस बार 3 टेस्ट होगा, 3 दिन क्लास होगी, 18 घंटा कम से कम, तो 3 टेस्ट होगा। ठीक, हाँ। तो नहीं आए तो हमको कहिए। सबका वीडियोग्राफी होगा, फोटो खिंचाएगा, फोटो। तुम्हारा फोटो क्या, तुम्हारा फोटो तो, तुम तो ऐसे ही अलग हो। तुम्हारा तो पता ही चल जाएगा कि तुम हो कि नहीं हो। ठीक है कि नहीं? आगे चलिए। कहाँ थे हम लोग?
लघु सिंचाई, ठीक है। तो अब हम तुम लोग पर बहुत टाइट नहीं रहते हैं, समझते हैं पढ़ने वाला नहीं है ये सब। इसको पढ़ना होगा ना, पढ़ने वाला को तो बटन दावे, जब बता दिए समझा दिए हैं सब बात, बटन दावेगा आंसर निकलेगा। 25 दिन कहेंगे तब जाके एक दिन किसी दिन थोड़ा पढ़ लीजिए, उससे थोड़ी होता। कमीशन के लिए रेगुलर कमिटमेंट चाहिए, कहते हैं ना रॉक विल पावर। जब तक रॉक विल पावर नहीं रखिएगा तब तक उनको सही बात कहने में कोई गुरेज नहीं आती, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए उसको तो जब बताया गया इतना अच्छे ढंग से कि 2 घंटा पेपर पढ़ो, और हम भेज भी देते हैं, कह भी देते हैं, तो रोज आपका करंट का भी तथ्य सब जाता है, तब भी नहीं कीजिएगा तो क्या मतलब, ठीक है कि नहीं। आज भी हमने तैयार करके रखा है 50 एक सप्ताह का, जितना भी आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो करंट में आपका आएगा। करंट तो धीरे धीरे ही परिमार्जित होंगे, तो ऐसा नहीं ना कि अगले साल जो मार्च का है उसको पहले पढ़ लीजिएगा, तो जब घटित होगा तभी आप उसको जान सकते हैं। और कमीशन के स्तर में मैं बराबर कह भी रहा हूँ कि बिना पेपर पढ़े हुए आपको करंट बनाने में समस्या होगी। अब जो लेवल बदल रहा है, जो नेचर बदल रहा है उस रूप में, तो उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अब सीधे यह नहीं कि मिचोंग पूछेगा तूफान है जय जय हो गया, मिचोंग ही पूछेगा तो उसके विषय में सारी चीज की जानकारी लेगा, ठीक है कि नहीं। कि मिचोंग के सत्य पर विचार करें, 1 2 3, तब ए 1 2 2 3, तब उसमें 1.3 तब उसमें 1/3 नंबर कटेगा। बराबर कह रहे हैं उसको ध्यान रखिए, लेकिन समझ नहीं रहे हैं तो मैं क्या कर सकता, ठीक है कि नहीं। आपके ऊपर लाठी तो हम चलाएंगे नहीं, कहना है टफ भाषा, तो टफ भाषा मैं बोल ही देता हूँ, ठीक है। आगे चलिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि बड़े अच्छे जगह थे। लघु सिंचाई, तो उसमें क्या आता है, कुआं आता है। एक बार बीपीएससी में मेंस में क्वेश्चन भी पूछा कि बिहार में पारंपरिक और आधुनिक सिंचाई की तकनीक क्या है, ठीक है कि नहीं, और उसको रेखांकित कीजिए, एवं बिहार को बेहतर जल प्रबंधन देने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं परिचर्चा करें। सब कुछ लिखा दी, उसमें परंपरागत भी है, उसमें आधुनिक भी है, और सरकार के ये जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, नहर से लेकर कुआं जीर्णोद्धार 7 निश्चय जल जीवन हरियाली, सब उसके तहत आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो सुझाव में भूगर्भीय जल के स्तर को उठाना है, वृक्षारोपण, जल संचय, ठीक है कि नहीं। मुख्यतः तो हमें जल संचय पे बल देना है। मद्रास चेन्नई एक ऐसा शहर है जहाँ जल संचय के लिए कानून बनाए हुए हैं। अब हमारे यहाँ भी मैंने एक दिन कहा था कि बिहार में जल जीवन हरियाली 2019 में क्यों शुरू किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि दरभंगा और मधुबनी जैसे जिला, जो तालाब जिला है, पॉन्ड सिटी उसको कहते हैं हम, इसको हजारों तालाब है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, और उस सिटी में भूगर्भ जल का स्तर गिर गया तो अन्य का तो छोड़ पूछो मत। तो ऐसी स्थिति में एक खतरे की, अच्छी सरकार यही होती है कि भविष्य को देख करके काम करता है। और देखो कि 4 साल पहले 5 साल पहले जो आज जलवायु परिवर्तन दुबई में जो कॉन्फ्रेंस हुए हैं, उस दुबई के कॉन्फ्रेंस में उन सब बातों को रखा गया सामने कि बिहार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या कर रहा है। बिहार ऑर्गेनिक खेती पे बल दे रहा है, बिहार मोटे अनाज पे बल दे रहा है, सॉइल हेल्थ पर बल दे रहा है, जल जीवन हरियाली के तहत वृक्षारोपण पर, मास वृक्षारोपण पे बल दे रहा है। ये सब जो आपकी नई योजनाएं हैं, उसी चीज को एक्सप्लेन करना है, उन चीजों को समझना है। जितना आप समझ के रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर। अभी कुछ दिन पहले भी हमने उसको भी आप लोग को पहुंचाया है, जैव ईंधन नीति भारत सरकार की, और दुबई के परिप्रेक्ष्य में। और दूसरा क्वेश्चन भी उसी से जुड़ा हुआ है। हाँ, COP28 की फीचर्स क्या है, परिणाम क्या हुआ, उपलब्धि क्या हुआ, भारत का क्या दृष्टिकोण, और भारत के द्वारा क्या क्या किए गए, फिर कहाँ पर समस्या रह गई,
और क्या सुझाव हो सकते हैं, हर एंगल से उसमें तोड़ करके, और संभवतः उसको भेज भी दिया गया हुआ है, ओपन भी है, तो उस बात को ध्यान में रखिए। और नहीं देखिएगा तो साहब तो काम है कहना, बार बार कहेगा, नहीं करोगे, जो करता है वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है कि नहीं। 10 बजे के बाद 11:30 बजे तक देश विदेश के लड़के लाइन लगाए रहते हैं हमसे बात करने, टाइम पे टाइम मांगता रहता है, सबको 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट समय देते, और तुम्हारे सामने हम प्रत्यक्ष खड़ा रहते हैं, तब ये हाल है, ठीक है कि नहीं। 5 मिनट समय के लिए 5वां मैसेज करता है, ठीक है कि नहीं, 5 मिनट की, सर हमको 5 मिनट समय दिया, ठीक है, और तुम्हारे सामने हम खड़े हैं तो तुम्हारा ये हाल है, ये तो स्थिति है, ठीक है। आगे लिखो, नेक्स्ट। नेक्स्ट में है, सबसे पहला है, हो गया ये हो गया ना, 2000 लघु भी हो गया, मध्यम भी हो गया, और बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, मध्यम सिंचाई या बड़ी सिंचाई जो भी है, 2000 से शुरू कीजिए, 2000 नीचे से, 10,000 से ऊपर चले जाइए, हो गया खत्म, पैराग्राफ चेंज कीजिए। अब आइए, सिंचाई के साधन कौन कौन से, ये तो हुआ, योजना आयोग ने यह कहा कि कृत्रिम सिंचाई प्रबंधन जो हम करते हैं, एक तो भगवान दीनानाथ कर देते हैं, वर्षा, एक तो भगवान ही कर दिए, ईश्वर दीनानाथ, और दूसरा कृत्रिम किए, पानी स्टोर किए, पानी से हम पहुंचाए नहर नलकूप के द्वारा, नलकूप, भूगर्भ जल का स्तर जब बेहतर होगा तो स्वाभाविक है कि नलकूप से पानी आएगी, भूगर्भ जल का स्तर बेहतर नहीं होगा, पंजाब वगैरह में जाएंगे 200 फीट पे पानी नहीं मिलता है, और बिहार में जाएंगे एक ठो पाइप गिराएंगे, पानी फट से मिल जाता है, मतलब 25 30 35 फीट पर। अभी नहीं कोई कह देना, मिस्टर क्या नाम है जी तुम्हारा, सुधाकर प्रियदर्शी, क्या है समदर्शी, अरे क्या नाम है तुम्हारा, प्रियदर्शी, समदर्शी या प्रियदर्शी, जो भी है सर, कोई ना कोई दर्शी है ना जी। अभी कहेगा कि सर तो मेरे गांव में तो 70 फीट पे आता है, तो तुम्हारे गांव की अपनी समस्या है, लेकिन हाँ, तब तो और भी तुम्हारा 20 फीट पे आता होगा पानी, ठीक है कि नहीं, नदी के किनारे तो ऐसे भी कम उसमें आता है। खैर, तो मूल बिंदु यह है कि इसे ध्यान में रखना है। अब साधन कौन कौन से सिंचाई के, ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं पहले ही कहा कि पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एसए वाले में भी आपको दे सकता है, ठीक है कि नहीं, एसए वाले में भी जल प्रबंधन से जोड़कर क्वेश्चन देगा, तो वहां भी ये सारे इनपुट कंटेंट काम आएंगे, इसलिए इन बिंदुओं को अच्छे ढंग से तैयार करके रख लीजिए। मानसून जलवायु भले काम नहीं आ जाए, लेकिन वाटर रिसोर्सेज जो है वो काम आएगा। अभी हर खेत को पानी का जो लक्ष्य रखा गया 7 निश्चय भाग 2 में, हमें हर खेत को पानी पहुंचाना है। नवीनतम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सब नई योजनाओं में है, ठीक है कि नहीं। फिलहाल अभी हम लोग वहां पे नहीं है, अभी हम लोग हैं सिंचाई के साधन में, तो अब लिखिएगा सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन। बिना निकाल हो गया है, जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए निमंत्रण दे रहा है। क्या भी सामाजिक बुराई है, हर धर्म कुछ बुराइयों से, तो आंसू आ गए आंख। अच्छा वैसे ही आ गया, हमको लगा कि अपने समाज की बुराइयों को, राजा राम मोहन राय बनने की चाहत में, राजा राम मोहन राय का नाम सुने हैं ना, नहीं सुने हैं, उनका नाम अच्छे से सुन लो, उनके संस्थाओं का नाम परीक्षा में, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सर सैयद अहमद खान, यही तो 5-6 रिफॉर्मिस्ट थे, दादा भाई नेहरू, जिसको अच्छे से याद करके रखिए। फिलहाल अभी हम लोग कहाँ पे हैं, सुधार में नहीं है, वो अलग आंदोलन है जो इतिहास में होगा। यहाँ हम लोग हैं सिंचाई के साधन में, तो लिखेंगे सिंचाई के साधन। भारत में नलकूप और कुआं से
भारत में नलकूप और कुआं से सबसे अधिक सिंचाई 57% होती है। 57% होती है दोनों मिलाकर। ठीक है। दूसरा पॉइंट, नहर से 32%, नहर से 32%। क्वेश्चन बराबर पूछे हुए है 57% वाला, यूपीएससी पूछे हुए है। नहर से 32 और तालाब से 6%। तालाब से 6%। ब्रैकेट में लिख दो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से कहाँ होती है? तालाब से। दक्षिण भारत में एक ऐतिहासिक युग था जिसे दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। सांस्कृतिक और नौसेना के विशिष्ट उपलब्धियों के कारण चोल काल था। ठीक है। और चोल काल में तालाब प्रबंधन के लिए एक समिति होती थी। वहाँ का पंचायती राज बड़ा उन्नत पंचायती राज था, जिसका उल्लेख स्थानीय स्वशासन उस समय कहते थे, जिसका उल्लेख परंतक प्रथम के कौन से अभिलेख में मिलता है? उत्तर मेरूर। वेरी गुड, नीतीश कुमार पढ़ता है अब, अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। और उसमें उस संस्था में 2-3 महत्वपूर्ण शर्तें थी। पढ़ाई, डिग्री रहना चाहिए, कि इतनी डिग्री नहीं था, मतलब उस समय का डिग्री क्या, वेद का ज्ञान होना चाहिए, मतलब जो उस समय का शिक्षा का मापदंड था उसको उसमें सम्मिलित किया गया था। हम लोग क्या पंचायती राज में घोषित उद्देश्य, घोषित शर्तें तो और है कि भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु पूरी करता हो, 21 वर्ष में ही आप पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। घोषित शर्तें हैं, डॉन मवाली गुंडा हो तो आपकी विशिष्ट अर्हता है। ठीक है कि नहीं? या पैसा वैसा देने में, मतलब कहने का अर्थ है कि समझ ही रहे हो, राजनीतिक बुराइयां अब तो बहुत हद तक चेक हुआ है। नहीं तो एक समय में चुनाव शुरू होता था, अब मुर्गा भात की पार्टी शुरू हो जाती। ठीक है कि नहीं? गाँव को नहीं देखी हो, गाँव में ये सब जो रहता है 2-4 वो सब समझता होगा। ठीक है कि नहीं? हमेशा कोई ना कोई पार्टी चलती रहती थी। फिर रात में शुरू होता था नोट बांटने की प्रक्रिया, और थाना पे थाना, मतलब जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है वो एक्टिव हो जाता था। ठीक है कि नहीं? खैर वो सब तो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो सब चुनाव सुधार का एक हिस्सा भी है। कोई भी बात जो कक्षा में की जाती है कमीशन में, वो उसके पीछे कुछ ना कुछ बिंदु हैं जिसको ध्यान करके रखिए। कहीं पर भी वो इनपुट आपको काम आ सकते हैं, पीटी से लेकर इंटरव्यू तक। ये भी एक चुनाव सुधार का मैकेनिज्म है। ठीक है। कहा भी जाता है कि भारतीय चुनाव 3 एम से प्रभावित होता है, मनी, मसल्स और मीडिया। मीडिया कैसे चीज़ों को एक परिदृश्य में बदलता है, वो वर्तमान चुनाव में भी आपने देखा, स्टेट लेवल के चुनाव में। ठीक है कि नहीं? ये एक तो पोल आ जाता है, जैसे अभी आता है 350 से कम किसी भी स्थिति में नहीं आएगा, एक हवा बन गया। नहीं समझे? तेना ही जीत रहा है तब अब की। तो ये है हवा बनाने का तरीका मीडिया के द्वारा। इन सब पे तो पहले से ही प्रतिबंध लगा रहना चाहिए। जैसे एग्जिट पोल होता है ना, कि चुनाव के बाद सर्वे कीजिए, चुनाव से पहले, वर्षों पहले आप किसी प्रकार की रिपोर्टिंग, उससे क्या होता है, एक माहौल बनाया जाता है। उस माहौल में जो परिपक्व मतदाता है वो तो ठीक है, लेकिन जो अपरिपक्व मतदाता है उसको लगता है, उसको आज भी लगता है कि पेपर में ही बात निकल रही है, झूठ नहीं है, मीडिया में ही बात आज तक पे चल रहा है, या कभी तक पे चल रहा है, या अब तक पे चल रहा है, झूठ नहीं है बेटा करते सच। ये भी तुम चाय की बहुत दिन हो तो पे अनेक कविताएं मैंने देखी, अरे फेसबुक
क्या करो, हर चीज का उत्तर नहीं दिया जाता, कुछ चीजें सुन ली जाती है, कुछ चीजों पे मुस्कान बिखेर दी जाती है, बात आगे बढ़ जाती है। क्या राहुल, नाम तो सुना ही होगा, देखो मुस्कुरा दिया, नाम सुना होगा। चलो ठीक है, हम लोग कहाँ थे? सिंचाई के साधन में थे। हाँ, किसमें थे? तो कौन कौन सिंचाई हो गया? नलकूप, कुआं हो गया, नहर हो गया, तालाब हो गया। बहुत अच्छा, तालाब से कहाँ होता है? अब आइए, नलकूप से सबसे ज्यादा कहाँ करते? तथ्य है, पीटी की तैयारी कर रहे तो लिखेंगे, नलकूप के द्वारा सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। नलकूप के द्वारा सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। दूसरा है आंध्र प्रदेश, राजस्थान। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। नहर से लिखिए, नहर से होने सिंचित क्षेत्र, नहर से, नहर से होने वाले सिंचित क्षेत्र कौन से हैं सबसे अधिक? वो भी उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान का भी सेम फैक्ट, का भी सेम फैक्ट। तालाब तो लिख ही लिए, दक्षिण भारत। अब क्या बचा? कुआं। कुआं में गोवा लिखिए, महाराष्ट्र लिखिए, गोवा महाराष्ट्र। गोवा महाराष्ट्र, गोवा महाराष्ट्र। गोवा महाराष्ट्र में याद रखिएगा, खत्म। ऐसे विश्व स्तर पे नहरों का देश किसको कहते हैं? पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान का लैंड बहुत फर्टाइल है, नहरों का भी देश है पाकिस्तान। यदि वाटर और एग्रीकल्चर पॉलिसी बेहतर बनाए और थोड़ा सा टूरिज्म पॉलिसी को ठीक करे, तो आईएमएफ में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने अस्त्र शस्त्र के खर्चे को कम करे, सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्च करे, तो पाकिस्तान बेहद खूबसूरत देश हो सकता है। का जो स्वात घाटी वगैरह सब जब जाइएगा तो बहुत खूब। हमारे यहाँ तो एक कश्मीर है, एक खिजियार है, एक उत्तराखंड है, वहाँ तो उसकी हर घाटी ही अनुपम सौंदर्य का परिचायक है। वो और पाकिस्तान और नेपाल, ये सब देखो। स्विट्जरलैंड में क्या है? और स्विट्जरलैंड में पूरे विश्व के पर्यटक जाते हैं, कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखता है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। हम लोग के यहाँ थोड़ा सा कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, तो हमारे यहाँ पर्यटकों की संख्या उन देशों की तुलना में बेहतर है, क्योंकि हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा बेहतरीन हम सुविधाएं नहीं दे पाते। फिर भी हमारे यहाँ बेहतरीन, मतलब पर्यटक की जो संख्या है वो काफ़ी तीव्रता से बढ़ी है। एक तो उसके पीछे का कारण है कि हम लोग कल्चरली बहुत रिच है। हम लोग के यहाँ बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। तो जैन धर्म का तो अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। और जिस देश में बौद्ध पहुंचा, बौद्ध धर्म पहुंचा, वो देश इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच है, श्रीलंका को छोड़कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। हालांकि प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से हमसे बेहतर है, ठीक है कि नहीं? जापान है, चीन है, दक्षिण कोरिया है, ये सब काफ़ी ऐसे भी मजबूत है रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब बुद्धिस्ट में देखते हो, अब हम लोग अलग अलग सर्किट बना रहे हैं, बुद्धिस्ट सर्किट बना रहे हैं, रामायण सर्किट बना रहे हैं। मैंने जो धर्म का विभिन्न केंद्र हमारे यहाँ है, उसके लिए हम लोग एक कॉरिडोर बना रहे हैं, जिससे कि लोग बुद्ध सर्किट में आएंगे, बुद्ध से जुड़े हुए आएंगे, एक ही सर्किट में 5 दिन 7 दिन की यात्रा पैकेज लेके आएंगे और चले जाएंगे, है कि नहीं? फिर चलिए, वो सब तो एक अलग बिंदु है, लेकिन सोचना है। आपसे भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, बिहार के विषय में ही पूछा जा सकता है, छोड़ो इंडिया की बातें। बीपीएससी में तो पूछता भी है
कि सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं। दूसरा, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछता है बिहार के विकास के लिए आप क्या करेंगे, क्या बिहार का विकास कैसे संभव, आपकी क्या दृष्टि, ठीक है कि नहीं। तो कहते भी हैं कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये दो ऐसे माध्यम हैं, वाटर मैनेजमेंट, ये 2-3 ऐसे माध्यम है बेटर लॉ एंड ऑर्डर देकर, इस आधार पे हम देश को, राज्य को हम विकसित कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए चाहिए हमारा वाटर मैनेजमेंट, एजुकेशन के लिए हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ से जितना लोग पढ़ने के लिए छोटे लेवल से लेकर और बड़े लेवल तक बाहर के राज्यों में जाते हैं, ठीक है, प्रेशर हमारे यहाँ है, मनी ट्रांसफ़र होती है, विदेशों में लोग काम करते हैं, इस पर कोई शक नहीं। लेकिन हम लोग के यहाँ जितना लोग एजुकेशन के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं और कमाने के लिए तो जाते ही हैं, एजुकेशन के लिए भी लाखों की संख्या में एमबीए करने, इंजीनियरिंग करने, मेडिकल करने, डिफरेंट, अब तो लोग आईए करने भी जाता है, ठीक है कि नहीं, स्कूलिंग के लिए बाहर जाता है, ठीक है कि नहीं। हम लोग तो स्वयं देखते हैं दूसरे राज्यों में, कहाँ के हो भाई, बिहार के हो, कहाँ के, नालंदा के, ठीक है, जो थोड़ा सा समृद्ध तबका है उसके बच्चे अब बाहर पढ़ रहे हैं। राज्य में भी सरकारी स्कूल तो स्कूल है ही, प्राइवेट स्कूल की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, टीचर योग्य नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि जहाँ पे योग्यता अधिक है वहाँ पे पैसे अधिक लेते हैं, लेकिन कई बार जो आर्थिक दृष्टि से ठीक है तो उनको, उनके लिए बच्चे के भविष्य को देखते हुए मजबूरी हो जाती है। मूल बिंदु पे आ जाइए, कुआं हमने देखा, नहर देखा, नलकूप देखा, इत्यादि को हम लोगों ने देखा। नहरों का देश देखा पाकिस्तान को, तो लिख देंगे नोट, नहरों का देश पाकिस्तान है, नहरों का देश पाकिस्तान है। नहरों का देश पाकिस्तान। इसके बाद आइए, सबसे कम सिंचित क्षेत्र, नोट, सबसे कम सिंचित क्षेत्र मिजोरम है, सबसे कम सिंचित क्षेत्र मिजोरम है, मिजोरम है। भारत में 3 सबसे सिंचित क्रॉप है, भारत में 3 सबसे सिंचित क्रॉप है, भारत में 3 सबसे सिंचित क्रॉप है, फसल है, सिंचित फसल है, ठीक है। सिंचित फसल है, पहला, पहला सबसे महत्वपूर्ण है गन्ना, 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 ठीक है। तो बायो इथेनॉल का एरा है, बता भी रहा था मैं कि बायो इथेनॉल पे मेरी एक कंप्लीट कक्षा है मॉडल क्वेश्चंस वाले में, मेंस वाले में, ठीक है कि नहीं। और उस पर मैंने बताया भी कि भारत में इथेनॉल में हम गन्ना का उपयोग अधिक करने लगे, जिसके कारण चीनी का उत्पादन कम हो गया, चीनी के मूल्य बढ़ गए। ऐसे भी किसी का उत्पादन कम होगा तो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, मांग और आपूर्ति, कि जिसकी जितनी मांग रहेगी, जिसकी जितनी मतलब मांग रहेगी उसी अनुसार उसके मूल्य भी तय होते हैं। तो स्वाभाविक है कि प्रोडक्शन कम, आपूर्ति कम और मांग अधिक। तो क्या ऐसे भी लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, खूब मीठा, जैसे इसको जिलेबी पसंद है, इसको रसगुल्ला पसंद है, एकदम रस चाहिए उसमें। विदेश में इतना रसीला मिठाई लोग पसंद नहीं करते, ठीक है कि नहीं। विदेश के लोग इंडिया में आते हैं तो काजू की बर्फी उनको ज़्यादा अच्छी लगती है बनिस्पत की जलेबी और रसगुल्ला का। पंतुआ, इमरती, सब तो रसी वाला है एकदम, ठीक है कि नहीं। तो चीनी का तो ऐसे भी हम लोग उपयोग करते हैं, चाय से लेकर हर जगह। खैर, अमेरिका के से फिर हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां बायो इथेनॉल बनता है, तो मकई का हम उपयोग करते हैं। भारत में
गन्ना और मकई और बायोमास और डिफरेंट जो भूसी वगैरह है, धान गेहूं का, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जिसके कारण इतने बड़े देश में फूड सिक्योरिटी की भी संकट पैदा हो सकती है। गन्ना का मूल्य अधिक होता है, तो लोग यदि किसान गन्ना की ओर उन्मुख हो गए तो गेहूं धान कौन करेगा? गेहूं धान कौन करेगा? तो जैसे ये लोग कुपोषित हो गया सब, तो छोड़ करके इधर से भी सब, मैंने जो भी एक आध है छोड़ करके इधर से नहीं, इधर से कुछ, इधर से कुपोषित की संख्या थोड़ा कम है। तुम कुपोषित में आता है, तुम ठीक है कि नहीं? हम भी कुपोषित में आते नहीं, हम क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि फूड सिक्योरिटी का संकट पैदा हो सकता है। लाभ तो है, बायोइथेनॉल से लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ है कि फॉसिल फ्यूल के ऊपर निर्भरता कम होगी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड कम, ये बड़ा फायदा है। जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक, रोजगार सृजन के बाद विदेशी मुद्रा की बचत, क्योंकि पेट्रोल से सबसे ज्यादा आयात करते हैं। लाभ तो है ही जैव ईंधन का, लेकिन चुनौती है, और चुनौती कौन है? फूड सिक्योरिटी। क्योंकि लोग जब कन्वर्ट कर जाएगा किधर? गन्ना की तरफ नहीं, तो इसीलिए आजकल हम लोग अब मकई की तरफ बल देने लगे हैं। मक्का के का उपयोग करके हम लोग जैव इथेनॉल को बनाए, और हमारी नीति भी है कि 2025 तक 20% हम बायो इथेनॉल को तैयार करें। अभी हम लोग हैं 11.4% के आसपास, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, जबकि 2023 समाप्ति की ओर है। ठीक है, और 2023 के बाद 24, इसका 25। तो स्वाभाविक है कि फिर हम लोगों ने रणनीतिक बदलाव किए हैं। अभी भारत का दृष्टिकोण को जैव ईंधन वाले में जरूर देखिए, हमने कंप्लीट कक्षा दे ही दी है, तो बात हो ही गई खत्म। उसी गीत को बार बार गाना क्या, जा करके फिर से वीडियो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और फिर अपनी भाषा में कई लड़के लिखे। खुशी होती है कि कुछ लड़के लिखते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो इतना बार कहें तो लिख रहा है अब लड़का, और अच्छा लिखा है। चंदन शंकर वगैरह सब बहुत बढ़िया लिखा है। ठीक है, ड्राफ्ट भी दिया है, प्रेजेंटेशन अच्छा किया है, पता नहीं है भी कि नहीं, होगा ही इसमें। चंदन और शंकर, एक पायल उपेक्षा भी है, वो भी अच्छा लिखी है। ऐसे भी जो स्ट्राइक करता है तो मैं कह ही देता हूँ, ऐसे जब ये मैं लिख दूँ कीप इट अप, तो समझो अभी लिखो, अभी लिख करके फेंकिए। जब लिख दे गुड, ठीक ठाक है, वेरी गुड माने ठीक है, अच्छा है। वेरी गुड का मतलब ही क्या हो गया? बहुत अच्छा हो गया। अब उसके बाद क्या? वेरी गुड में स्पेलिंग में GOOD लिख दिए तो समझो कि एकदम अच्छा। ठीक है कि नहीं? हर तरह का हमने बता ही दिया, क्योंकि ज़्यादा मैं आपका इंटरनेट में बहुत ज़्यादा मैं फ्रेंडली नहीं बिहेवियर रख पाता हूँ। कैसे टिक लगाया जाता है, कैसे उसका किया जाता है, वो मैं नहीं जानता हूँ, और हम जानना भी नहीं चाहते। ठीक है कि नहीं? हम जितना जानते हैं उसी चीज को मेंटेन रह जाए, वही अपने आप में क्या है, बहुत है। हाँ, मूल में आ जाइए। खैर, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि भारत में सबसे सिंचित क्रॉप कौन है? गन्ना। लगभग 100% क्षेत्र जहां भी गन्ना है वो सिंचित है। दूसरा है गेहूं, और तीसरा है धान। दूसरा है गन्ना, दूसरा है धान। ठीक है, इस तरह से इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और ये तीनों फसल का संबंध बायो इथेनॉल से है। ठीक है, मोटा अनाज में गर्म में पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। मकई क्या है? मोटा अनाज है, उसमें पानी की ज्यादा जरूरत होती नहीं। हम तो बदलते परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन के आलोक में मकई पे क्यों काम कर रहे हैं? इसीलिए कि कम से कम अब लोगों का फूड बिहेवियर को भी चेंज करना है। जो धान का फूड बिहेवियर है, चावल का फूड बिहेवियर, उसको अचानक से मक्का खिलाने लगे। देखिए, पंजाब के लोगों को मक्का खिलाना आसान है, लेकिन बंगाल के लोगों को मक्का खिलाना कठिन है, क्योंकि वहाँ चावल उत्पादक बेल्ट है। चावल को अचानक हम कम करके कहेंगे मक्का खाओ, नहीं, उसका जोग्राफिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशंस बहुत सारे हैं।
आप हम लोग का जो है हैबिट्स, हम लोग का फूड बिहेवियर क्या है? दिन में चावल, ठास भोजन, चाप निद्रा, रात में रोटी का कॉन्सेप्ट। लेकिन उड़ीसा में जाइएगा तो सुबह शाम, उड़ीसा बंगाल में सुबह शाम चावल का कॉन्सेप्ट है। पंजाब जाइए, वहाँ कॉन्सेप्ट है मोटे अनाज की। दक्षिण भारत जाइए, इडली सांभर का कॉन्सेप्ट है। महाराष्ट्र जाइए, बर्गर का कॉन्सेप्ट है, पिज्जा का कॉन्सेप्ट है, और एक तो पाव भाजी का कॉन्सेप्ट है। महाराष्ट्र में भी सुबह नाश्ता पाव भाजी, खाना पाव भाजी, रात पाव भाजी, सबका चेहरा भी पाव भाजी टाइप का होगा। सब थुल थुल करके देखिएगा, महाराष्ट्र के लोग थुल थुल बहुत होते हैं। पाव रोटी टाइप का जैसा खाना खाइएगा वैसा होइएगा, सीधी सी बात है। खैर चलिए, तो सिस्टम भी है ना, जो चीज बचपन से आपको अडॉप्ट कर गया, फिर आपकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उस तरह का डेवलप कर जाता है। कोई ठंडे इलाके में रहता है तो बिना गर्म गोश्त खाए हुए नहीं रह सकता है, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, उसी अनुरूप उसका डेवलप कर जाता है। ठीक है कि नहीं? हर जगह का अपना अपना परिप्रेक्ष्य होता है, परिदृश्य होता है। चलिए खैर, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ध्यान में रखने के लिए, देखते होगे कि यहाँ का लड़का कोटा जाता है तो सूट नहीं करता है उसको। ठीक है कि नहीं? फूड बिहेवियर सूट नहीं करता है, फिजिकल कंडीशन सूट नहीं करता है, तो उसमें से कई लड़का 20-25% लड़का बीमार पड़ जाता है। लड़कियों को वहाँ पानी में आयरन की कमी है, लड़कियों की आयरन की कमी होगी तो फिर उसका फिजिकल हेल्थ जो है वो प्रभावित होने लगता है, क्योंकि कई तरह की उसमें जो बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग होती है उस कारण से फिर उसका स्वास्थ्य डैमेज होने लगता है। तो हर चीज हर जगह अलग अलग है। हम लोग के यहाँ अलग कंडीशंस हैं, वहाँ के कंडीशंस क्या होते हैं, अलग होते हैं। चलिए खैर, अभी हम लोग वहाँ पे नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातों को इन सब माध्यम से हम लोग उसको जान सकते हैं, जाने और फिर हम लोग उस तरह से डेवलप करें। तो मैंने अभी कहा कि सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है। नोट में एक और लिखेंगे, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर है। और एक और लिख देंगे, मेघालय देश का पहला राज्य है, और मेघालय देश का पहला राज्य है जिसने जल नीति बनाई है। जल बजट, जल नीति बनाई है, जबकि केरल ने जल बजट बनाया है। जबकि केरल ने जल बजट बनाया है। जबकि केरल ने जल बजट बनाया है। क्या है? साधन में क्या क्या हो गया? नलकूप, कुआं, नहर, तालाब। कुछ परंपरागत साधन है, आहार, पाइन, ये सब हमारे। अरहट, मध्यकाल के ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट। हाँ, पूछता है अरहट। यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मध्यकाल में चर्चित शब्द अरहट का संबंध है तो सिंचाई से। ठीक है कि नहीं? तो यूपीएससी तो, और एनसीईआरटी फैक्ट है, क्यों कहते हैं इतनी बार ये एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है कि नहीं? उसके पीछे का तर्क यही है, एनसीईआरटी जो लिख दिया वो लिख दिया, इसलिए उसको कमांड करने की कोशिश कीजिए। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिस्ट्री का तो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का तो ज्योग्राफी का, कॉन्स्टिट्यूशन का तो कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पढ़िए, बार बार पढ़िए, जितना पढ़िएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है? तो ये सब आपके साधन में आते हैं। और जब क्वेश्चन बनाइए तो भारत का मैप दिखा दीजिए,
और भारत के मैप के आधार पे जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश का जैसे क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को आप डिनोट कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में नहर भी है, उत्तर प्रदेश में नलकूप से भी अधिक सिंचाई होती है। तो देखो यदि सिंचाई के साधन वाला मेंस में क्वेश्चन आ गया, मैपिंग बेस्ड कर दिए तो जय जय है। ठीक है कि नहीं? यही ना प्रेजेंटेशन है कि कितना तेजी से आप कितना जल्दी उन चीजों को समझते हैं और उसको प्रस्तुत कर देते हैं। जो प्रस्तुत कर देता है पास, जो नहीं किया फिर से ट्राई करो। ठीक है कि नहीं? सीधी सी बात है। समय रहते यदि अपने मार्गदर्शक को की बात को नहीं मानेंगे तो फिर उसका अंजाम नकारात्मक होती है। मान लेंगे तो सकारात्मक है। काम करिएगा तो होगा ही, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है कि नहीं? एक से एक छात्रों को मैंने देखा है, तो हमारे पास तो जो भी छात्र आए सब तो बेवकूफ ही आया है। उसी में जो मेहनत किया, ठीक है कि नहीं, पास कर गया। ठीक है, अभी पिपरा थी मेरी शिष्या, फर्स्ट टाइम में बीपीएससी पास कर गई 5-7 साल पहले ही। बहन अब जाकर इस बार मेंस हुआ है, जिला संस्कृति पदाधिकारी का जो परसों तरसों रिजल्ट आया है उसमें उसका रिजल्ट है, जबकि आई थी दोनों साथ। जो छोटी थी वो भाग गई, नहीं बड़ी है पास की, बड़ी भाग गई। फिर आई टहल के 15 दिन 20 दिन, फिर इसी तरह से 2 दिन की 2 दिन, लेकिन पिपरा अपना करती रही। पीटी मेंस सब, मेंस में 2 बार आती थी, पीटी अलग मेंस का टाइम अलग, और सबका टाइम में 5 घंटा का अंतर भी रहता था। हमारे पास वक्त की कमी ऐसे ही रहती हमेशा से, उसी में वो काम की, पास कर गई। अब जाकर 4-5 साल 6 साल के बाद वो सुस्मिता अब जाके पास की है। बीपीएससी की एक परीक्षा हुई थी जिला संस्कृति पदाधिकारी की, उसमें जाकर वो उसका रिजल्ट आया है और अभी इंटरव्यू शेष है, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगी, क्योंकि वो सांस्कृतिक व्यक्तित्व है ही। चित्रकला, संगीत कला, इन सब में उसका रुझान रहा है, तो स्वाभाविक है। वही मैं कहता हूँ, एक बार जब फंस जाइएगा, नई बात मानिएगा तो यहाँ बरसों ऐसे ही लग जाता है। ठीक है कि नहीं? इंजीनियर तो बैठा हुआ है, एमबीबीएस तो बैठा हुआ है रोड पर, तुमको कौन पूछता है? जो कह दिए उसको पूरा फॉलो अप करके उस पूरे वीक का हम सब कुछ बना के चले जाते हैं और सब कुछ बीच में देते रहते हैं। फिर भी देखते होंगे कि जब वीडियो या कोई पीडीएफ भेजते हैं तो उस दिन भेजते हैं जिस दिन टेस्ट होने वाला होता है, तो उसको आप नहीं पढ़ें तो मतलब कि आप रिलेक्टेंट व्यू में, तब तो बरसों लगेंगे, स्वाभाविक है। इसमें गेस क्वेश्चन तो होता नहीं है। अब गैस वाला जमाना भी चला गया। एक समय में मेरे गैस पकड़े जाते थे सभी रूपों में, अब गैस पकड़े जाएंगे तो कम पकड़े जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो कंपलसरी हो गया ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो कंपलसरी हो गया। आपके तीनों खंड में 3 क्वेश्चन कंपलसरी हो गए, और तीनों कंपलसरी के लिए आपको व्यापकता चाहिए। ठीक है कि नहीं? क्योंकि कंपलसरी बिना व्यापकता का आप लिख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जितना वास्ट नॉलेज रखिएगा, वाइड नॉलेज रखिएगा, उतना अच्छा है। मूल में आइए, नेक्स्ट हो गया। केरल ने जल बजट बनाया, तो इसको देखिए कि देखो केरल कितना दूरदर्शी राज्य है। जिस राज्य में एग्रीकल्चर पर्यटन काम कर रहा हो, नदियों का पूरा संजाल है, नदियों का प्रबंधन है, सिंचाई साधन है, किसी प्रकार की जल की कोई क्राइसिस नहीं है, फिर भी जल बजट बनाया है। क्यों? भविष्य की संभावनाओं के आलोक में। यही तो अच्छी सरकार का लक्षण होता है। अच्छी सरकार आगे की 10 साल 20 साल, तुम्ही में अच्छे लड़के हैं, वो आगे का साल 2 साल के हमको एक बार में करना, उस तरह से वो काम करता होगा। ठीक है, तो यही हुआ अच्छा लड़का। ठीक है, तो अच्छी सरकार यही हुई कि 10 साल 20 साल के बाद जो समस्या आ सकती है जलवायु परिवर्तन के आलोक में, वो पहले से क्या कर रहा है, तैयार बैठा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की बात मैं कर रहा था, जल जीवन हरियाली की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहा था कि 5 साल पहले ही अब जाकर हम लोग बहुत गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं। तब ना हम लोगों ने दुबई घोषणा पत्र में यह कहा कि भाई नवीनीकरण ऊर्जा 3 गुना, परमाणु ऊर्जा 3 गुना कीजिए। ये और बात है कि उसकी समस्याग्रस्त क्षेत्र यही रह गई कि उसका डेडलाइन फिक्स नहीं किया गया। कुछ सदस्यों ने, जिसमें भारत भी था, आपत्ति दर्ज किया कि आप डेडलाइन फिक्स ना करें। फॉसिल फ्यूल को जो आपने कहा कि एक समय सीमा में खत्म करें, हम लोग नवोदित औद्योगिकरण वाले राष्ट्र हैं, हमको विकसित देश हमें पूंजी और तकनीक मुहैया कराए, उसका यह कहना है। चीन का कहना यही है
दक्षिण कोरिया का कहना यही है कि हम लोग तो भाई नवोदय, हम लोग यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोक देंगे तो भारी क्राइसिस हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, हमारा विकास के कई डायमेंशन अवरुद्ध हो सकते हैं। क्योंकि विकास तो बढ़ता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बढ़ता है, क्वालिटी रोजगार बढ़ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है तो किस पे करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे करता है। डेवलपमेंट, दो शब्द होते हैं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। आज भी मैं सुबह के सत्र में एसएससी को बता रहा था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर ही यही होता है कि ग्रोथ होती है कि जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो ग्रोथ, और जब उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीक में परिवर्तन होती है, और तकनीक में परिवर्तन के माध्यम से हम उद्योग के उत्पादन उत्पादकता में हम परिवर्तन करते हैं तो वो होता है विकास। देखते हो आज इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 का कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, आपका सब कुछ एआई तैयार करता है। हम एग्रीकल्चर में ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। ये सब क्या, कोई भी ऐसा सेक्टर देख लो, चाहे वो सड़क निर्माण हो कि हवाई अड्डा निर्माण हो, सब में हम नई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, सब में हम आर्टिफिशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसका प्रयोग कर रहे हैं। पहले देखते थे सड़क वगैरह बनता था, बरसों महीनों लगते थे, आज कई किलोमीटर सड़क, आज 10 से 11 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन देश में बनता है। एक समय आज से 30 साल पहले 1.8 किलोमीटर पर डे था, तो वो जो 1.5-2 किलोमीटर पर डे होता था वो बढ़कर आज 10 से 11 किलोमीटर पे चला गया। वो किसके कारण से गया, टेक्नोलॉजी के कारण से गया, ठीक है कि नहीं। और यूपीएससी इसीलिए ना क्वेश्चन पूछा 2-4 साल पहले कि सड़क निर्माण में जो नवीन तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, कौन कौन से नवीन तकनीक है, उसके क्या परिणाम निकले। वही परिणाम है कि निर्माण में तेजी आई है, उसी आंकड़ों को लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है कि नहीं। चलिए खैर मूल में आइए। तो इस तरह से इस सिंचाई के साधन को हम देखें, सिंचाई के संपूर्ण जल संसाधन के संपूर्ण संदर्भ को देखने के बाद आता है सिंचाई परियोजना, और ये हाईली फैक्चुअल है। अब लिखेंगे सिंचाई परियोजना, भारत के प्रमुख सिंचाई परियोजना, भारत के प्रमुख सिंचाई परियोजना। उसको 4 भागों में बांट देना, भारत के प्रमुख सिंचाई परियोजना को 4 भागों में बांट दीजिए। एक है जो परियोजना का नाम है, सो परियोजना का नाम भारत की सिंचाई परियोजना। परियोजना का नाम एक, दूसरा नदी, वो परियोजना किस नदी से जुड़ी हुई है, और तीसरा संबंधित राज्य, और चौथा यदि कोई विशेषता है तो विशेषताओं को हम लोग देखते हैं, यदि कोई विशेषता है तो विशेषता को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्या, चलिए अब इंडिया की सबसे पहली परियोजना कौन सी थी, दामोदर घाटी परियोजना। किस नदी पर, दामोदर नदी पे। वो तो पूछेगा नहीं कि किस नदी पे थी, किस राज्य में, तो बंगाल। अब न बिहार हट गया, तो पहले तो बिहार ही था, बंगाल बिहार उड़ीसा को लाभ होता था, लाभान्वित राज्य। इसकी विशेषता क्या थी, यह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी और अमेरिका के टीवीसी पे आधारित थी, अमेरिका के टीवीसी पे आधारित थी, टेनेंसी वैली कॉरपोरेशन पे आधारित थी। इसे किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे, ठीक है कि नहीं। तो दामोदर वैली योजना बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है, बहुउद्देश्य, ठीक है। और बहुउद्देश्य क्या होता है, तो बहुउद्देश्य होता है जैसे हम कोई परियोजना बनाते हैं तो सिंचाई साधन की दृष्टि से बनाते हैं, हम जब कोई परियोजना बनाते हैं तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, हम जब कोई परियोजना बनाते हैं तो बांध के द्वारा हम परिवहन साधन भी देते हैं,
टूरिज्म कल्चर को विकसित करते हैं। तो ये सब हमारे परियोजना का आशय होता है। तो हालांकि बहुउद्देशीय परियोजना बायोडायवर्सिटी पर्यावरण के दृष्टि से और जितनी लागत लगती है उस अनुपात में उसका जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है, इसलिए अब हम लोग बहुत बड़े परियोजना पे काम नहीं करते, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में हमने ये बातों को देखा है, जिसका लाभ जितना निवेश किए जाते हैं उस अनुपात में उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता है। खैर, हमें उससे अभी क्या लेना देना है, हमें लेना देना यह है कि परियोजना कौन कौन सी है। तो दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली परियोजना, DVP, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट परियोजना, परियोजना को अंग्रेजी में प्रोजेक्ट कहते हैं। उसके बाद नदी कौन सी है जी, नदी है दामोदर, इसलिए परीक्षा में पूछेगा नहीं, बंगाल का शोक दामोदर। पूछेगा वो ना कि जो अलग हो, जैसे हीराकुंड महानदी, तो जो डिफरेंट होगा वही ना पूछेगा। नहीं, कुलेश्वरम पूछेगा, नागार्जुन सागर कृष्णा पूछेगा, श्रीशैलम कृष्णा पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि प्रोजेक्ट और नदी के बीच में क्या है, अंतर है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी, ये क्यों पूछेगा? ये पूछेगा कि पहली है तो किस पे आधारित है। संबंधित राज्य कौन सी है? संबंधित राज्य है WB, झारखंड, उड़ीसा, ये संबंधित राज्य हैं, मतलब लाभान्वित राज्य की कड़ी में आ सकता है। पहले था बंगाल बिहार, ठीक है। विशेषता क्या है? ये यूएसए के TVC पे आधारित है, टेनेंसी वैली कॉरपोरेशन पर आधारित है। TVC पे आधारित है। यह यूएसए के TVC पे आधारित है, ठीक है। इसको याद करके रखिएगा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दूसरा है आपका, ठीक है, दूसरा भाखरा नांगल परियोजना, भाखरा नांगल परियोजना, भाखरा नांगल परियोजना एकदम याद रहना चाहिए। भाखरा पूछता है परीक्षा में। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज। तो लिखेंगे नदी का नाम सतलज, नदी का नाम सतलज। और लाभान्वित राज्य कौन है? पंजाब, हरियाणा। लिख देंगे लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, पंजाब, हरियाणा। विशेषता, विशेषता के दृष्टि से देखिए कि नेहरू ने इसकी भयावहता का, यह भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया। और इसकी विशालता को देखते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा कि आधुनिक मंदिर, उन्होंने आधुनिक मंदिर सोमनाथ के मंदिर या अयोध्या के राम मंदिर को नहीं कहा, ठीक है कि नहीं। उन्होंने कहा क्या कि विशालता को देखते हुए आधुनिक मंदिर कहा आगरा नांगल को। हमने बताया भी आपको कि पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे आजादी के बाद श्री कृष्ण सिंह। नेहरू जी के दोनों अच्छे दोस्त थे। तो नेहरू जी ने कहा कि योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव से, जिसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और एक उपाध्यक्ष होते थे जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करते थे। उन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया जाता था। इस क्रम में उन्होंने अपने सदस्यों को कहा, मुख्यमंत्री को कहा, अधिकांश राज्यों में तो कांग्रेस मुख्यमंत्री ही थे, इन लोगों को कहा कि आप लोग योजना बन रही है, पहली योजना 1951 से शुरू हुई,
और योजना समवर्ती सूची में आती है, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कहा कि आप लोग एक एक योजना का चुनाव कीजिए, क्या चाहिए, कि संसाधन कम है। तो बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, एक तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री दे दिया। कौन दिया? तो सिंदरी। दुर्भाग्य देखिए बिहार का, वो भी मेरा नहीं रहा, वो भी किसके पास चला गया? झारखंड के पास चला गया। प्रताप सिंह कैरो से पूछा गया, भाई आपको क्या चाहिए जी? कहें कि हमारे यहाँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो पानी तो जरूरी, पानी जरूरी है, तो एक बड़े बांध की अनिवार्य। इसी क्रम में भाखड़ा नांगल योजना बनाई। तो आज यदि पंजाब बदला, तो उसमें पंजाब के किसान यदि आज करोड़ों से खेलते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि कृषि क्रांति, कृषि के माध्यम से अपने गरीबी रेखा, अपने गरीबी को कम कर लिया। ठीक है कि नहीं? और हम लोग यहाँ गरीबी रेखा अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में तो हम सबसे पीछे हैं। अन्य गरीबी सूचकांक और मॉडल में तो चलो उड़ीसा झारखंड आगे, लेकिन जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो तैयार किया गया, उसमें बिहार सबसे पीछे। खैर अभी हम लोग उस बिंदु पे नहीं है, इकोनॉमिक्स की कक्षा में नहीं है। हालांकि इसके बाद 7 जनवरी के आसपास से इकोनॉमिक्स की ही शुरुआत होगी, कह दी जाएगी। और इकोनॉमिक्स चूंकि जनवरी 31 तारीख को बजट भी होगा, तो लास्ट होते होते बजट के साथ हम इकोनॉमिक्स की समाप्त कर देंगे। तो आपका 3 बड़े सेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, वो समाप्त हो जाएगा। और इस तरह से फिर साइंस के एक भाग तो कर ही दिए हैं, केमिस्ट्री तो ऑलरेडी ऑनलाइन पे है भी। और समय समय पे आपको हिस्ट्री भी हमने अभी किया, मॉडर्न हिस्ट्री ने किया कि आप पहले से उसको पढ़ के रख लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है कि नहीं? फिर समय अंतराल जब चलेगा तो आगे बढ़ेगी। फिलहाल तो यह याद रखना है, रोज आपका करेंट चल ही रहा है, ऑनलाइन चले कि ऐसे भी तो आधा लड़का ऑन ही लाइन रहता है। तो आज ना आपको हमें देखने की इच्छा हो जाती है, यदि हम रेगुलर देने लगे तो इसमें से 2-4 ठो ऑनलाइन चली जाए कि मास्टर साहब 2-3 दिन ही अभी रहते हैं। हालांकि वो 1 सप्ताह के बराबर है, वो 2-3 कक्षा ही क्या है, 1 सप्ताह 10 दिन के बराबर है। ठीक है कि नहीं? इतने सारे ऐसे भी आपको 2 दिन में हम कम से कम 6 से 7 चैप्टर लेते हैं, और ऐसे भी 7 दिन में लेते तो 6 से 7 चैप्टर ही लेते, स्वाभाविक है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ आपको भेजी जाए, कही जाए, उस पर थोड़ा मास्टरी कीजिए, थोड़ा पढ़िए, बार बार पढ़िए, सुनिए। जब तक पढ़िएगा नहीं, सुनिएगा नहीं, तब तक ये कोई डिग्री कोर्स तो मेरा चल नहीं रहा कि लक्ष्य का डिग्री कोर्स में हम अपियर हैं, जाएंगे एक तो डिग्री चलते समय को डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लक्ष्य में 1 साल तक बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने कक्षा किया। इनके चरित्र बहुत उज्जवल, बहुत अच्छे हैं, इनके उज्जवल भविष्य की सर्टिफिकेट में तो यही रहता है। यहाँ तो जितना पढ़िएगा, ठीक है कि नहीं, उतना आपके लिए बेहतर होगा। सीधी सी बात मैं कहता हूँ। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी कहा कि ध्यान में यह रखना है कि भाखड़ा नांगल, लिखिए भाखड़ा नांगल, सतलज, सतलज सब लिख लिए ना सब? विशेषता में लिखो। नेहरू ने नेहरू ने नेहरू ने आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी, और भारत का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है, और भारत का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है, ग्रेविटी डैम है, भारत का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है, गुरुत्वीय बांध। और तीसरा है मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय, कृत्रिम जलाशय, मानव निर्मित सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय, सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय, सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय गोविंद सागर जलाशय है, गोविंद सागर जलाशय है, गोविंद सागर जलाशय है। देखिए यह है आपका कृत्रिम डैम। कृत्रिम डैम में क्या किया जाता है कि सीमेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल करके हम वाटर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं।
वाटर को, तब वहां हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको देख लीजिए, ठीक है। ये पानी है और यहाँ हमने क्या कर दिया, इसको वाटर और उससे, इसको स्टोन और कंक्रीट से क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और उस ब्लॉक का उपयोग फिर हम लोग पानी को कृत्रिम तरीके से जगह जगह पहुंचाने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में करते हैं। तो यही है ग्रेविटी डैम। यह इंडिया का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है कि नहीं। अब तो खैर कई ग्रेविटी डैम है, अब तो डैम ही बनता है ग्रेविटी बेस्ड पर, जिसमें हम लोग कंक्रीट और स्टोन वगैरह का, सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। चलिए खैर, यहाँ से बाहर निकल गए तो समझ में आ गई ना। हम लोग हम लोग थे मूलतः कहाँ पे थे, गोविंद सागर में। सबसे बड़ा जो डैम है ग्रेविटी डैम वो है। तो ये 2-3 बिंदु, और मानव निर्मित सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा है, गोविंद सागर जलाशय। अरे उसमें क्यों लिख लिए हैं, विशेषता में न लिखेंगे, लाहौल बिला कुवत, हद करती हो, ये विशेषता में लिखेंगे, वो तो उसी पर है, ठीक है। सतलज में ही लिखेंगे उसको, भाखड़ा नांगल के तहत है, वो भाखड़ा नांगल के तहत है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये 2-3 हुआ विशेषता, तब ना कहें विशेषता को भी अलग से लिख लीजिएगा, जहां जितनी विशेषता हो इंपॉर्टेंट है। समझा भी दिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि ग्रेविटी डैम क्या होती है, समझने की जरूरत है। आगे चलिएगा, तीसरा हीराकुंड, टिक लगाइए, हीराकुंड, हीराकुंड डैम को भी काट दो, सिम डैम, याद हो जाएगा कि हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर है, महानदी पर है, महानदी पर है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। विश्व का सबसे लंबा डैम है, विश्व का सबसे लंबा डैम है। कौन कौन, चलिए इसके बाद आ जाइए, फटाफट जल्दी जल्दी, अब खत्म है, जल्दी जल्दी में लिखिएगा। कोलेश्वरम परियोजना, कोलेश्वरम परियोजना, कोलेश्वरम परियोजना, गोदावरी आंध्र प्रदेश, सबसे बड़ा लिफ्ट परियोजना है, गोदावरी आंध्र प्रदेश। लिख देना, यह भारत की सबसे बड़ी लिफ्ट परियोजना है। लिफ्ट, लिफ्ट समझते हैं ना, बिहार में भी इस परियोजना पे काफी बल दिया गया है। गंगा उद्भव योजना क्या है, गंगा उद्भव योजना लिफ्ट प्रोजेक्ट ही है, लिफ्ट इरिगेशन ही है, ठीक है कि नहीं। देखो कैसे लिफ्ट इरिगेशन काम करता है।
लिफ्ट का जहां से आता है वहां से पाइपिंग लगा होता है, दिखाना चाह रहे हैं लेकिन ये चलिए देख लीजिएगा यूट्यूब पर, आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। हमारा गंगा उद्भव योजना भी उसी लिफ्ट इरिगेशन का टेक्नोलॉजी से ही, हम गंगा के पानी को कभी कल्पना किए थे कि नवादा गया तक जाएगा, नहीं नालंदा तक जाएगा, इसकी कभी कल्पना नहीं की गई थी। लेकिन लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से डिफरेंट पाइप वाइप लगा करके, ठीक है कि नहीं, हमने उस पानी को उस योग्य वहां तक, हालांकि यह सब तब होती है जब जिस क्षेत्र में पानी की किल्लत होती, और ये सब नवादा गया वगैरह सब बहुत ज़्यादा वाटर एफ्लुएंट डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बल्कि वाटर स्कार्सिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है, जल संकट है। मूल में आ जाएंगे तो मूल यह है कि कोलेश्वरम एक इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा है, तो इसलिए उसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है। डगमारा प्रोजेक्ट्स हैं अभी बिहार का लेटेस्ट में, डगवारा प्रोजेक्ट्स है कोसी नदी पर, तो लिखेंगे डगवारा प्रोजेक्ट्स कोसी नदी पर है बिहार में। डगमारा प्रोजेक्ट कोसी नदी पर बिहार में है। क्या पंचम पाद गोदावरी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, विशेषता वगैरह छोड़िए, पंचम पाद प्रोजेक्ट में लिखिए पंचम पाद, नदी में लिखिए गोदावरी, नदी में लिखिए गोदावरी, नदी में लिखिए गोदावरी, पात्र नहीं लिखिए, पाद पाद दो, पंचम पाद गोदावरी, सॉरी पंचम पाद गोदावरी, हाँ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। डगवारा कोसी लिख लिए ना, बिहार हो गया ना वो। नेक्स्ट, अलमट्टी कृष्णा, अलमट्टी एकदम रटा रहना चाहिए, अलमट्टी कृष्णा, अलमट्टी। अगला दिन जो 150-200 क्वेश्चन होगा, मैंने बृहस्पति शुक्र को ये सब रहेगा। अलमट्टी बांध किस नदी पर है, थोड़ा सा टफ भी रह सकता है, सब तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अलमट्टी बांध कृष्णा कौन कौन से राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कॉपी उपी खोल के कोई नहीं ना बनाता है जी, सुमन परीक्षा तुम संचालित करते हो, कोई कॉपी उपी नहीं ना खोलता। अब ईमानदारी से टेस्ट देते हैं ना, सबका अपना नंबर है ना, चलो तब ठीक है। शर्माना क्या, 50 आया तो आया, सुधार कीजिए, पढ़िए, फिर बनाइए, ठीक है। नीतीश कुमार भी तो बुढ़वा के था, क्या नीतीश है, अब देखो कि अब दोबारा पढ़ रहा है तो एकदम टाइट हो गया है, एकदम टॉप रहता है। ये दोबारा पढ़ रही है तो भी फिसड्डी बनी हुई है, ये भी दोबारा पढ़ रही है, ये तो दोबारा में भी पीछे चल रही है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी स्वाति कुमारी से, कई हजार मतों से पीछे चल रही है। चलो खैर, कहाँ थे हम लोग निकटतम प्रतिद्वंदी में नहीं थे, हम लोग अलमट्टी बांध में थे, ठीक है कि नहीं। अलमट्टी, मैटूर लिखो, मैटूर, मैटूर, मैटूर कावेरी, मैटूर कावेरी तमिलनाडु, मैटूर कावेरी तमिलनाडु। लिखे भी थे, श्रीशैलम लिखे हुए हो, श्रीशैलम नहीं लिखे हुए हो, देखो कहती है ना, परसों तरसों मैंने पिछले सप्ताह में तो लिखा के गए थे, श्रीशैलम कृष्णा नदी, कृष्णा वाला में देखो चांतम नदी पढ़ी नहीं। श्रीशैलम क्या जी, तबीयत ठीक हुआ तुम्हारा, तब ये तो तुमको बीमार घोषित कर दी थी। जब यहाँ तक आ गई तब थोड़ा सा हौसला रखो, ठीक है। हो गया, क्या लिखे, श्रीशैलम हो गया ना, एक और लिखो, शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक, शिव समुद्रम, हम सब हिट हिट लिखा दिए, शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक। ऐसा नहीं कि राज्य में लिख लीजिएगा कावेरी या नदी में लिख लीजिएगा कर्नाटक,
सर लिखाए नहीं थे सर, शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक, इसीलिए लिखा हुआ है जी। पहले लिखे हैं प्रोजेक्ट, फिर नदी, फिर राज्य। हाँ तब ठीक है। विशेषता कोई ऐसा है नहीं जहाँ जैसे बताए कि सबसे बड़ा सबसे लंबा, तो वैसा विशेषता होगा तब ना लिखेंगे। इसका लिखिएगा नीमो बाजगो, एक समय बड़ा चर्चित था। नीमो बाजगो, नीमो बाजगो, नीमो बाजगो, सिंधु, सिंधु लद्दाख, सिंधु लद्दाख, पगलिहार चेनाब जम्मू, पगलिहार, पगलिहार प्रोजेक्ट, पगलिहार परियोजना लिखिए, बगलिहार, पगलिहार, पगलिहार क्या होगा? चिनाब कश्मीर, जम्मू कश्मीर। टिहरी बांध, टिहरी, टिहरी परियोजना भागीरथी उत्तराखंड, भागीरथी उत्तराखंड, टिहरी भागीरथी उत्तराखंड। क्या लिखिए जी? टेहर, टिहरी तो लिखती है टेहर। टिहरी परियोजना भागीरथी उत्तराखंड, भागीरथी उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहला लाइकेन पार्क भी बना है, वो सब मिसलेनियस है, याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं? परीक्षा के दृष्टि से पचा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कहता भी हूँ कि इतनी चीज आपकी कॉपी में रहती है, इतनी संदर्भों को मैं समझा समझा के लिखाता हूँ कि 90% के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। आप कंपीट करने के लिए कितना चाहिए? यूपीएससी में 60%, 30%। उसके बाद कॉपी की बात को भी गलती करोगे तो भी पास कर जाओ। 90 बना दोगे सही सही आ जाएगा, मैंने आउटपुट। ऐसा नहीं कि 90 सही और 30% गलत, तो घर घटाओ तो 50 पे आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो भी इतनी तुमको ऑप्शन आते हैं, क्या मतलब? उसको बार बार पढ़ो। अभी क्या है ना कि 150 में 115 नहीं, ठीक है, 150 में 140। जब एक ही चैप्टर की परीक्षा हो रही है, अभी जैसे परीक्षा होगी ना, तो पहला परीक्षा क्या होगा? जल संसाधन, ठीक है, 150 क्वेश्चन सब रहेगा, कि जितना लिखे हैं वो सब रहेगा एकदम सिस्टमेटिकली। हाँ सर ठीक रहेगा, कॉपी खोलेंगे सर, टिक लगा, रिवीजन करने का बातें नहीं रहेगा। अरे यार कंपटीशन है, रट के आओ, रट के, ठीक है। टेरी हो गया, बगलियार हो गया, एक तो है नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, सतलज हिमाचल, सतलज हिमाचल। आपको यह भी दे देगा, 4 प्रोजेक्ट दे देगा, कह देगा सबसे उत्तर का प्रोजेक्ट कौन है, या उत्तर से दक्षिण प्रोजेक्ट का क्रम सजा दे। नहीं समझे? ये दिया आपका नीमो बाजगो, ये दिया आपका नाथपा झाखरी, ये दिया आपका कोलेश्वरम, ये दिया आपका माता टीला। कहेगा उत्तर से दक्षिण सजाओ, उत्तर से दक्षिण का आंसर दूसरा होगा, दक्षिण से उत्तर का आंसर दूसरा होगा। तो सबसे उत्तर में क्या? लद्दाख नहीं, तो नीमो बाजगो उत्तर से दक्षिण, फिर आ गया हिमाचल, माता टीला उत्तर प्रदेश में, तब कोलेश्वर, या तमिलनाडु रहा था तमिलनाडु का। तो इस तरह के भी पूरब से पश्चिम आपको 4 दे देगा, अब पूरब से पश्चिम भी रहेगा। तो कहने का मतलब है कि ये सब तो जितना आप अभ्यास करके जितना सोच करके रखिएगा उतना आपके लिए क्या होगा। इसलिए कहा जाता है ना, मैप देखिए, सब दिन मैप देखिए, इंडिया का मैप तो जरूर देखो, वर्ल्ड का भी मैप देखो। अभी हूती विद्रोह बड़ा चर्चा में रहा है, यमन का हूती विद्रोह है, और हूती सब क्या करता है? समुद्र को लूट लेता है। तो अमेरिका पहला देश है जिसने समुद्री नौसेना बनाने का, समुद्री सेना बनाने का फैसला किया है, जो हूती विद्रोह को नियंत्रित कर सके। और
उसमें एक कैनाल बड़ा चर्चा में है, स्वेज कैनाल, क्योंकि स्वेज कैनाल मेडिटेरियन और इंडियन ओशियन दोनों को दोनों जोड़ती है, मतलब रेड सी को ओशियन में इंडियन ओशियन और सी में रेड सी को जोड़ती है। अब उसी क्षेत्र में आपका हूती विद्रोह क्या है, सक्रिय है। तो कोई भी चीज पढ़िए कंटेम्प्रोरी, तो उसका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, हूती विद्रोह कहाँ है, क्या उद्देश्य है उसके, क्या काम करता है, किस क्षेत्र में करता है, कहाँ एक्टिव है। तो इन सब चीजों को थोड़ा जानने और समझने का प्रयास कीजिए, तो चीजें बहुत आसान लगेगी आपको, और नहीं तो चीजें बहुत कठिन लगेगी। अभी कितना अच्छा, आप जाके घर पे मैप देखो कि मेडिटेरियन सी कहाँ है, आपका रेड सी कहाँ है, मेडिटेरियन और रेड के बीच स्वेज कैनाल होगा। वर्ल्ड मैप देखिएगा तो उसमें दिखाई देगा ना, कि मान लिया ये वर्ल्ड मैप है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो ये रेड सी है, ये आपका मेडिटेरियन है, तो दिखाई तो देगा ना। यहाँ हूती विद्रोही सब है अफ्रीका के पास, तो यहाँ दिखाई देगा आपको। तो आप जब मैप देखिएगा तो वहाँ पे दिखाई देगा आपको। ये क्षेत्र जो है यहाँ इंडियन ओशियन है, तो स्वाभाविक है कि इंडियन ओशियन से जो भी व्यापार मार्ग है, जो भी जाता है, उस वो खतरे की घंटी है किसके लिए, मतलब हूती जो है सो समुद्र उस जहाज को क्या करता है, लूट लेता है। और स्वेज कनाल तो अफ्रीका, यूरोप, इस सबको क्या, एशिया, इस तीनों को जोड़ने वाला कैनाल है। तो स्वाभाविक है कि व्यापार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हेलो, राम प्रणाम। हाँ हाँ बोलिए। 22 जनवरी से होगा, 22। हाँ जी। तो बड़े अच्छे जगह पे हम थे, कहाँ थे, नाथपा झाकरी, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान में करके रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए, नाथपा झाकरी के बाद और बता रहे थे। हाँ, वेज कैनाल नहीं, मैं बता रहा था कि वो तो एक बिंदु बता रहा था, कोई भी टॉपिक पढ़िए ज्योग्राफिकल पॉइंट से पढ़िए, तो उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखिए, और वो मैप आपके सामने में है, उस मैप को बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। उस तरह से कभी कोई क्वेश्चन कंटेम्प्रोरी, हालांकि बीपीएससी कंटेम्प्रोरी क्वेश्चन नहीं पूछता है, यूपीएससी का सभी क्वेश्चंस लगभग 90% क्वेश्चन उसके कंटेम्प्रोरी बेसिस पे होते हैं। यूपीएससी की ज्योग्राफी ज़्यादा आसान होती है बनिस्पत की बीपीएससी की ज्योग्राफी। बीपीएससी की ज्योग्राफी में पूरा सिलेबस पढ़ाना होता है, पूरा सिलेबस पढ़ाई जाती है। यूपीएससी के सिलेबस में 10 क्लास 5 क्लास ही काफ़ी हो जाती है, और इसके बाद छात्र अपना कंसस रहे काम हो जाएगा। लेकिन बीपीएससी में क्या तथ्यों पर आधारित है, तो इसलिए हर तथ्य पर नजर रखना पड़ता है। नियमोबाज को छोड़ दिए, कहीं वही पूछ दिया गड़बड़। चलिए आगे चलिए। और नियमोबाज को समझते हैं एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, आगे लिखिएगा, एक और लिख दो, एक और लिख दीजिए, दुल्हस्ती चेनाब कश्मीर, दुल्हस्ती चेनाब कश्मीर, दुल्हस्ती चेनाब कश्मीर, दुल्हस्ती चेनाब कश्मीर। बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारी भारत की सिंचाई परियोजना क्या हो गई, भारत के जल संसाधन क्या हो गए, समाप्त हो गए। भारत के जल संसाधन के बाद आते हैं बिहार का जल संसाधन। रिकॉर्डिंग रोको जी, करना आ गया तान